Hello all, I'm Viraj from CAD Center Wagholi, Chandan Nagar. Welcome to the online training day 10. So as हमने previously देखा था कि जो आपके ऑक्सिलरी सिस्टम्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, जिसमें हमने पावर स्टीयरिंग बेसिक देखा था। देन जो हमने कुछ एडवांस पॉइंट देखे थे, दैट इज योर एचवीएसी जो कार्स में यूज होते हैं फॉर द व्हीकल केबिन के जो कूलिंग एंड हीटिंग कंडीशंस के लिए। तो अभी उसमें जो सेकेंडरी लूप होता है वो हमारा बैटरी पैक के लिए भी कूलिंग हीटिंग कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा उसके ऊपर ही रहेगा और कुछ जो फ्यूचर ईवी टेक्नोलॉजीज है वो भी मैं आप इसमें बताऊंगा। और साथ ही में मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके जो ओल्ड वीडियोस है उसके भी लिंक पोस्ट किए हैं। साथ ही में आपको अगर जो मेंटर स्पीक्स हमारे इसमें आते हैं, मतलब जो इंडस्ट्रियल पर्सन है उन्होंने भी कुछ मैसेजेस दिए हैं, तो वो भी आप लिंक में देख सकते हो। So that is from the different even in a country, in our country and in a foreign country, जो कोरोना क्राइसिस है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आने वाला है उसके बारे में बहुत सारे लोगों के साथ मैंने इंटरेक्शन किया और उसके अकॉर्डिंगली उनके जो वीडियोस थे, उनके जो मैसेजेस थे जो आपके लिए स्पेशली उन्होंने बनाए, वो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हैं। सो आप उसको देख सकते हो इजीली और उसको आप एंजॉय भी कर सकते हो। सो विल स्टार्ट विद आवर सेशन। सो फ्रॉम बेसिक वी स्टार्ट। तो यहाँ पे आपका आता है दैट इज इंटीग्रेटेड थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखो बेसिकली हमने देखा था कि प्रीवियसली जो हमने कंप्रेसर वेपर कंप्रेशन साइकिल देखा था, इट इज फॉर द केबिन कूलिंग कंडीशन और हीटिंग कंडीशन। बट अब वैसे ही आपका जो बैटरी पैक होता है उसके लिए भी आपको यहाँ पे एचवीएसी सिस्टम सेटअप करना पड़ता है। बिकॉज अगर आप देखोगे कि अगर आपका बैटरी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर चला जाए, नाउ यू कैन कंसिडर दिस सिंपल केस हियर। नाउ यू हैव दी वन बैटरी पैक जो आपके कार में है, उसमें आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द डिस्चार्जिंग ऑफ द करंट वहां पे टेम्परेचर राइज होता है। और ये राइज किया हुआ टेम्परेचर में भी इंस्टेबल कर सकता है बैटरी ऑपरेशंस को। तो इसलिए आपको उस कंडीशन को कंट्रोल में रखना है या उस कंडीशन को आपको एक मेंटेन टेम्परेचर रेंज में रखना है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो बीएमएस सिस्टम होता है ये क्या करता है कि आपका जो टेम्परेचर है, वोल्टेज है, करंट है, इंडिविजुअल सेल्स में वो मैनेज करने का काम करता है। तो वही सिस्टम जो आपका टेम्परेचर मैनेज करता है, तो वो मैसेज भेजता है टू योर बैटरी कूलिंग सिस्टम कि वहां पे अगर टेम्परेचर राइज हो जाए तो उस कंडीशन में उसको क्या करना है, आपको कूल डाउन करने के लिए यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली इंटीग्रेटेड थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम में दो टाइप के आपको यहाँ पे साइकिल्स मिलेंगे। सबसे फर्स्ट साइकिल आपको यहाँ पे मिलता है दैट इज अ नॉर्मल जो हमारा साइकिल होता है वो आपको यहाँ पे मिलता है, दैट इज अ व्हीकल केबिन के लिए जो हम कूलिंग साइकिल यूज करते हैं। So now take this a condition here. So here we can see for the cooling condition, only for the cooling condition we are using this cycle, जिसमें आप देख सकते हो कि नॉर्मल हमारा कंप्रेसर है, आफ्टर दैट कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल एंड इवेपोरेटर। तो जो चिल्ड एयर रहेगा ये व्हीकल केबिन में जाएगा। फ्रॉम दैट व्हीकल केबिन अगेन अगर आप सोच सकते हो कि सिंपली कि अगर आउटसाइड टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तो व्हीकल केबिन में ये 26 या 27 डिग्री सेल्सियस तक मैनेज किया जाता है। स्टिल अभी ये जो आपका 27 डिग्री सेल्सियस का एयर है ये डायरेक्टली हम ब्लो करते हैं बैटरी पैक के ऊपर, जिससे कि बैटरी पैक का भी टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए और बैटरी भी वहां पे टेम्परेचर कम करे और ये डिस्चार्ज किया जाता है। बट ये सिस्टम इतना इफेक्टिवली नहीं है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो आपका व्हीकल का केबिन एयर होता है वही हम डायरेक्टली बैटरी पैक के ऊपर ब्लो करते हैं, जिससे कि अगर व्हीकल केबिन में एसी ऑन है उसी कंडीशन में बैटरी पैक के ऊपर एयर ब्लो किया जा सकता है। नॉर्मल कंडीशन में इट इज नॉट पॉसिबल। सो उसके लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं दैट इज और सेकेंडरी, और यहाँ पे एक लूप सिस्टम हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि नॉर्मली जैसे अगर आप देखते हो कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होता है आफ्टर द इवेपोरेटर, जो चिल्ड एयर है केबिन में जाएगा और केबिन से बैटरी पैक के ऊपर जा रहा है। बट इन दिस सेकेंड साइकिल यहाँ पे क्या होता है, इवन अगर आप इवेपोरेटर जो केबिन इवेपोरेटर होता है इसको अगर आप ऑफ रखोगे तो भी आपको एक सेकेंडरी लूप यहाँ पे मिलेगा, दैट इज अ स्पेशली डेडिकेटेड एक बैटरी इवेपोरेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। So same we can see the cycle here. From the compressor it is going toward the condenser, from the condenser it is going toward the expansion valve 1 and expansion valve 2. अगर आपका इनसाइड एसी केबिन एसी बंद है तो उस कंडीशन में डायरेक्टली इट्स गोइंग टुवर्ड द एक्सपेंशन वाल्व 2। और यहाँ पे जो चिल्ड रेफ्रिजरेंट होता है इसके ऊपर डायरेक्टली हम एयर ब्लो करते हैं और ये जो ब्लो किया हुआ एयर है ये चिल्ड एयर बैटरी पैक के ऊपर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डायरेक्टली पास किया जाता है, जिससे कि बैटरी का जो टेम्परेचर है ये यहाँ पे कूल डाउन हो जाएगा। सो दिस इज योर सिंपल सिस्टम हियर, जिसमें आप क्या करते हो कि सिर्फ कूलिंग कंडीशन के लिए बैटरी के यहाँ पे इसको यूज किया जाता है।
देन इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है दैट इज योर सेकेंडरी लूप कूलिंग। ओके, तो इस सेकेंडरी लूप कूलिंग क्या होता है, मेनली जो टेस्ला के कार्स है उसमें ये सिस्टम पाया जाता है। सो दिस इज अ सिंपल साइकिल हियर यू कैन सी। तो इसमें एक्चुअली आपके यहाँ पे पास थ्री अलग अलग पाथ होते हैं। सबसे पहले नाउ टेक द बेसिक कंडीशन हियर, जिसमें आपको यहाँ पे कंप्रेसर मिलेगा, कंडेंसर मिलेगा, एक्सपेंशन वॉल मिलेगा, इवेपरेटर मिलेगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे आफ्टर द कंप्रेसर इट इज गोइंग टुवर्ड योर कंडेंसर, यहाँ पे हीट डिस्चार्ज होगा। आफ्टर दैट इज गोइंग टुवर्ड द एक्सपेंशन वॉल 1 और एक्सपेंशन वॉल 2, एंड अगेन ये केस आपका रन होते रहेगा। तो अभी यहाँ पे देखिए ये 3 साइकिल्स क्यों दिए, अभी हमें ये सिस्टम का जो है इफिशियंसी बढ़ाना है। प्रीवियसली हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें क्या होता है, इफिशियंसी कहीं पर भी बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे हम इफिशियंसी मतलब डायरेक्टली आपका बैटरी कूलर या बैटरी इवेपोरेटर ऑन हो रहा है, नहीं तो ऑफ कंडीशन में। बट इन दिस केस यू कैन सी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन कंसिडर कि हमारा अभी जैसे आप लॉन्ग रूट के लिए ट्रैवलिंग के लिए चले हो, फ्रॉम द पुणे सिटी और ट्रैवलिंग, तो इन इवन द नॉर्मल समर डेज अगर आप सुबह 5 o'clock को निकलोगे तो बाहर का टेम्परेचर जो होता है इट्स ऑलमोस्ट 26 और 28 डिग्री सेल्सियस। जैसे मॉर्निंग 6 o'clock और -5 o'clock को अगर आप निकलोगे तो बहुत कम टेम्परेचर आपको मिलेगा। अभी इस कंडीशन में आफ्टर रनिंग दी 1 आवर आपका बैटरी हीटअप होगा, नो डाउट। तो ये जो हीटेड बैटरी है इसको कूल डाउन करने के लिए वी आर नॉट रनिंग द बैटरी चिलर्स इमीडिएटली, बिकॉज इन दिस कंडीशन और इन द मॉर्निंग कंडीशन आपका जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है ये 28 टू 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि आप नॉर्मल जो आपका रेडिएटर कंडीशन जैसे कंडीशंस होते हैं उससे भी हीट डिस्चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट मिलता है ए लूप। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी लूप है इसमें हम डायरेक्टली एयर बैटरी पैक के ऊपर ब्लो नहीं करते हैं। सो वी हैव दी वन सिंपल पंप हियर, जिसमें कूलेंट या बैटरी पैक जो होते हैं उसके अंदर अरेंजमेंट किया जाता है स्मॉल स्मॉल फिंसेस का, और उसके थ्रू कूलेंट फ्लो किया जाता है। अब ये जो कूलेंट होता है, जैसे अगर मैं इधर अगर साइकिल देखा जाए तो सबसे पहले ए पाथ से अगर मैं चलूंगा तो आपको पता चलेगा फ्रॉम द कूलेंट पंप आपका जो कूलेंट रहेगा ये डायरेक्टली 4 वे वॉल से ए की तरफ चला जाता है, और कूलेंट सर्किट जो आपका बैटरी कूलर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद इट इज गोइंग टुवर्ड योर बैटरी कूलर। फ्रॉम दैट यहाँ पे अगेन हीट डिस्चार्ज करेंगे, वो हीट डिस्चार्ज होने के बाद अगेन इट इज गोइंग टुवर्ड योर बैटरी पैक। ओके, विद वैल्यूज अभी हम इसको लेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि आपका बैटरी हीट एक्सचेंजर में जो आपका सिंपल कूलेंट होता है उसका बैटरीज में जाने के बाद और बैटरी हीट एक्सचेंजर में जाने के बाद टेम्परेचर राइज होगा। नाउ वी टेक द वैल्यू ऑफ द 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये 50 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे आपका डायरेक्टली क्या हो जाता है, कूलेंट आ जाता है बाहर। तो 50 डिग्री सेल्सियस का कूलेंट वाया पंप हम डायरेक्टली सप्लाई करते टू योर रेडिएटर कंडीशन, लाइक रेडिएटर कंडीशन यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। सप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये सुबह के टाइम पे जैसे मैंने बताया आपको कि 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और इसमें जो कूलेंट फ्लो हो रहा है ये 50 डिग्री का है, तो इजीली यहाँ पे वो हीट डिस्चार्ज कर सकता है एनवायरमेंट में विदाउट यूजिंग द कंप्रेसर। तो ये फर्स्ट साइकिल में यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे हीट डिस्चार्ज होगा और अगेन यहाँ से ये 35 डिग्री सेल्सियस का आपका कूलेंट इसमें से पास होते हैं, फिर से 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे वो गेन करेगा। बट जैसे जैसे आपका टाइम या जैसे जैसे आफ्टरनून होते जाएगा, आफ्टर 9 o'clock और आफ्टर 10 o'clock आपका टेम्परेचर एनवायरमेंट टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो आफ्टर 10 o'clock आपका टेम्परेचर ऑलमोस्ट पहुंच जाता है 35 और 35-40 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो आपका कूलन साइकिल है वाया दी और थ्रू आपका जो ए पाथ से जा रहा है वहां पे वो डिस्चार्ज नहीं कर पाता। जैसे कि इसमें 50 डिग्री सेल्सियस का कूलेंट फ्लो हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस का है, तो ऑलमोस्ट इट्स ओनली डिस्चार्जिंग दी 5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे फिर से 45 आते जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या होता है आपका बैटरी का जो टेम्परेचर है ये 50 या 60 डिग्री के ऊपर चला जाता है। तो इस केस में ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होता है, थर्मोस्टेट होता है, वो डिटेक्ट करता है कि टेम्परेचर अभी कूल डाउन नहीं हो रहा है या टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ए पाथ का जो रहेगा ये 4 वे वॉल का डायरेक्टली ए पाथ को बंद कर देता है और यहाँ पे अभी कंप्रेसर स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आफ्टरनून कंडीशन है 11 o'clock 11:30, जब आप आउटसाइड टेम्परेचर 38-40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उस कंडीशन में आपका भी कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, जिधर से वाया कंडेंसर इट इज गोइंग टुवर्ड द एक्सपेंशन वॉल एंड 1 एंड 2।
तो यहाँ पे 2 में जाते हुए अगेन वी हैव द बैटरी चिलर हियर। तो आपका जो कूलेंट है, अभी ये कूलेंट जैसे अभी 60 डिग्री सेल्सियस का कूलेंट आ रहा है, तो ये वाया बी पाथ यहाँ पे चिलर में चला जाता है। अभी चिलर का अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो ऑलमोस्ट इट्स 20 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस। तो इमीडिएटली ये क्या कर देता है, यहाँ पे आपके कूलेंट का टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर देता है, और ये एब्जॉर्ब टेम्परेचर के बाद यहाँ पे आउटपुट में आपको कूलेंट मिलता है, इट्स ऑलमोस्ट 25 और 22 डिग्री सेल्सियस का कूलेंट मिलेगा। वाया दिस इट इज गोइंग थ्रू योर बैटरी हीट एक्सचेंजर, और यहाँ पे फिर से ये कूलेंट हीट गेन करेगा। अगेन ये बी साइकिल आपका यहाँ पे रन होते हुए आपको दिख जाता है। जब आपका टेम्परेचर या इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तब क्या हो जाता है, आपका कंप्रेसर ऑन हो जाता है। सो दिस आर द ए एंड बी कंडीशन हियर, और आप उसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, इन अ विंटर टाइम कार ऑटोमेटिकली स्विच ऑन द ए लूप, और इन समर टाइम इट इज ऑटोमेटिकली स्विचिंग ऑन द बी लूप। और इन इवन द डे टाइम अगर आप देखते हो, अगर तो उस टाइम पे भी आपको ये पता चल जाएगा। नाइट टाइम पे आपका ये साइकिल चलता है, जब टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर इजीली रेडिएटर कंडीशन के लिए एक्सेप्टेबल रहेगा उस टाइम पे। और जब आपका आउटसाइड टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो उस टाइम पे ये बी साइकिल के ऊपर डायरेक्टली रन होता है। अगेन यहाँ पे एक और लूप आता है आपका सी लूप। अभी जैसे बाहर का जो टेम्परेचर है बहुत कम है, तो उस टाइम पे भी आपका जो बैटरी है उसका परफॉर्मेंस कम या ज्यादा हो सकता है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसलिए बैटरी पैक को हीटिंग करने के लिए नाउ वी हैव दिस सी साइकिल हियर, जिसमें अभी कूलेंट पंप, जैसे अगर आप देखोगे कि आउटसाइड टेम्परेचर अगर निगेटिव कंडीशन में, तो उस टाइम पे ये जो कूलेंट पंप है वाया दी सी पाथ या सी आपके साइकिल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हीटर में ट्रांसफर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर यूज होता है। फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक हीटर वी कैन हीट अप दी अवर कूलेंट, एंड ये जो हीटेड कूलेंट रहेगा, जैसे कि 35 डिग्री सेल्सियस का कूलेंट यहाँ पे मिलेगा, और उस टाइम पे बैटरी में अगेन हीट डिस्चार्ज करेगा, और इधर का जो आपका टेम्परेचर होता है ये यहाँ पे कम होते हुए यहाँ पे जो डिस्चार्ज या कम टेम्परेचर का कूलेंट आपको यहाँ पे आउटसाइड में मिलता है। फिर से ये सी साइकिल से जाते हुए हीटर में गेन करेगा, और यहाँ पे हीट डिस्चार्ज करते रहेगा, जिससे कि बैटरी का जो टेम्परेचर है वो विद इन अ रेंज मेंटेन हो सके। सो दिस इज अ सिंपल सेकेंडरी लूप, जिसमें आपके ए बी एंड सी ये तीनों साइकिल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है अभी टेस्ला में यूज हो रहा है, जिसमें आपका क्या होता है, इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आउटर जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंगली आपका इफिशियंसी यहाँ पे बढ़ सकता है, और इसी को हम इंटेलिजेंट सिस्टम बोलते हैं, कि ऑटोमेटिकली वो सेंसर वाया डायरेक्टली डाटा कलेक्ट करते हुए यहाँ पे डिसीजन लेता है कि टेम्परेचर कितने से कितने रेंज में है, तो कौन सा लूप को ऑन करना है। सो दिस इज अ सिंपल साइकिल हियर, जो आप नॉर्मली जो भी अपकमिंग कार्स रहेंगे उसमें देख पाओगे। देन नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देन जो सेंसर्स होते हैं जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज करते हैं, वी कॉल इट द एमईएमएस सेंटर, एमईएमएस सेंसर्स। सो बेसिकली दैट इज नथिंग बट द माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर्स। बेसिकली सभी व्हीकल्स में आपको मिलेंगे, जैसे कि एक्सेलरोमीटर होता है, गायरोस्कोप होता है, इंक्लोनोमीटर होता है, प्रेशर सेंसर्स होता है। ये मेन फोर डिविजन इसमें होती है, और इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपका एयर बैग का सेंसर है, देन रिवर्स पार्किंग सेंसर होता है, दिस इज अ टायर प्रेशर सेंसर, देन एंटी थेफ्ट सेंसर। ये सब कुछ सेंसर इसमें हम यूज करते हैं आजकल जो एडवांस व्हीकल है। और उसके लिए भी आपको इफिशियंसी या इसमें भी आपका जो एनर्जी रहेगा ये यहाँ पे वेस्ट होता है, और ये भी एनर्जी को कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। बाय डिफॉल्ट देखेंगे तो ये 5 वोल्ट और लो वोल्टेज सेंसर्स होते हैं, तो इतना ज़्यादा ये यहाँ पे आपका एनर्जी कंज्यूम नहीं करते हैं, बट स्टिल कुछ तो भी उसमें आपका एनर्जी लॉस होता ही है। साथ ही में अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ व्हील में सेंसर्स भी बिठाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो आपको स्टेबिलिटी कंट्रोल होता है, लाइक एबीएस, कि अगर आप कार रोड से रन कर रहे हो, और आपका जब ड्राइविंग व्हील या आपका स्टेयरिंग फ्रंट या स्ट्रेट डायरेक्शन में है, स्टिल बिकॉज ऑफ सम रोड कंडीशन, जैसे हमने एक लेक्चर में देखा था कि अगर आपका व्हीकल रोड में से जा रहा है, उसमें से उसका राइट हैंड व्हील अगर आपका आईसी रोड के ऊपर है, और लेफ्ट हैंड व्हील ये किसी ग्राउंडेड और रोड के साइड में जो छोटा सा आपका साइड पाथ होता है, साइडवेज होते हैं, उसके ऊपर है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो रोड के ऊपर व्हील है वहां पे ट्रैक्शन नहीं मिल पाता है, और रोड के नीचे जो व्हील है वहां पे ट्रैक्शन मिलता है। तो उस केस में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए ऑटोमेटिकली जो रोड के ऊपर व्हील है, जो आईसी कंडीशन में वहां पे रोटेट हो रहा है, वो एक्स्ट्रा रोटेट होने की वजह से जो इंस्टेबिलिटी कंडीशन वहां पे नहीं आना चाहिए, इसलिए वहां पे ब्रेकिंग अप्लाई कर देता है। तो ये जो सेंसर्स होते हैं, एबीएस सेंसर्स हम इसको बोलते हैं, ये सेंसर्स आप इधर देख सकते हो, ये भी यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए डायरेक्टली हम
यूज कर सकते हैं। इवन इन रिजनरेटिव ब्रेकिंग ऑल्सो आपका एक कुछ हद तक जो होता है वो वहां पे मोटर रिजनरेट करता है, और अगर आप हाई प्रेशर से अगर ब्रेक को अप्लाई करोगे तो वहां पे आपके जो फ्रिक्शन प्लेट्स होते हैं वो एंगेज, या डिस्क ब्रेक जो होते हैं वो वहां पे डायरेक्टली एंगेज होके व्हीकल को स्टॉप करते हैं। तो उस दोनों कंडीशन के लिए यहाँ पे सेंसर से हम यूज करते हैं, और ये सेंसर यूज करने के लिए अगेन वी रिक्वायर द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कम फ्रॉम द और बैटरी पैक ओनली। So these are the main auxiliary systems जो हमने अभी तक देखे। So this is our last chapter। इसके बाद कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी और जो अपकमिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी रहेंगी ईवी के, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप देखोगे जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है उसमें आप देख सकते हो कि अभी कुछ टेक्नोलॉजी मुझे मिली है जिसमें आपका आता है वायरलेस चार्जिंग, ऑन रोड चार्जिंग, देन सोलर पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड द बैटरी स्वैप टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले वायरलेस चार्जिंग। ओके, तो वायरलेस चार्जिंग मतलब आपने सुना होगा कि मोबाइल, सैमसंग मोबाइल जो है उन्होंने कुछ फोन इंट्रोड्यूस किए थे, मोबाइल फोन्स इंट्रोड्यूस किए थे जिसमें आपको चार्जर को प्लग करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उसके ऊपर रख देना है। तो सेम कंडीशन हियर, वायरलेस चार्जिंग भी उसी तरह से वर्क होता है, आपको चार्जर लगाने की जरूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर जो आपका सिंपल पार्किंग का जो स्पेस होता है उधर ही आप अगर कार पार्क करोगे तो वो वहां पे वायरलेस चार्जिंग स्टार्ट करता है। ये किस तरह से होता है देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी आर यूजिंग दी वन रेजोनेंट हियर, या आप देख सकते हो कि वी आर यूजिंग दी टू कॉइल्स। सिंपल। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉइल में आप यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हो, और जो आपका पावर कैप्चर रेजोनेंट होता है वहां से वो डायरेक्टली इसके अंदर इलेक्ट्रिक ईएमएफ जनरेट होता है। बिकॉज ऑफ दिस ईएमएफ वहां पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, और ये जो करंट फ्लो होता है उसी कंडीशन में आपका व्हीकल चार्जिंग भी करना स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज अ सिंपल इलेक्ट्रिक व्हीकल वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी, basically operate on the principle of the magnetic induction and a magnetic resonance. The magnetic field is induced in the surrounding area by running the current थ्रू कॉइल ऑफ वायर। जो हमने देखा था जैसे मोटर में होता है वैसे ही कंडीशन आपको यहाँ पे भी दिखाई देती है। तो सेकंड आपका आता है दैट इज ऑन रोड वायरलेस चार्जिंग और ऑन रोड चार्जिंग। तो ये जो कंसेप्ट हमने देखा था दैट इज वायरलेस चार्जिंग, यही कंसेप्ट को यहाँ पे हमने लिया है इन ऑन रोड चार्जिंग कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉइल्स पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर आप डायरेक्टली प्लेस कर देते हो। तो जैसे कि एक आपका कॉइल वहां पे कनेक्शन में आता है उस टाइम पे चार्जिंग स्टार्ट होता है, जैसे ही वो डिसकनेक्शन या ये कनेक्शन से बाहर जाएगा उसी टाइम पे जो नेक्स्ट कॉइल रहेगा वो कनेक्शन में आ जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो आपका व्हीकल अगर मूव हो रहा है तो कंटिन्यूअसली वहां पे चार्जिंग आपको होते हुए आपका व्हीकल मूव हो सकता है। ओके, तो अभी अगर आप सोचोगे कि ये कंडीशन में कैसे आपको अफोर्डेबल है, या एक कंडीशन फ्यूचर में कैसे आ सकती है, तो इसका सिंपल आंसर है कि आप देख सकते हो कि डे टू डे लाइफ में कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कम है, लेकिन इन फ्यूचर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर बढ़ गए तो उस कंडीशन में ये यहाँ पे ऑन रोड चार्जिंग पॉसिबल है। तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे अभी पुणे और पुणे मुंबई का जो एक्सप्रेस वे है उसमें एक सेपरेट पाथ हम सेटअप कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली अगर आपका जो ड्यूरेशन है गोइंग पुणे टू मुंबई का जो ट्रैवलिंग ड्यूरेशन है इट्स ऑलमोस्ट दी 2.5 आवर, तो उसमें से अगर आपको 30 मिनट भी वहां पे ऑन रोड चार्जिंग रोड या जो चार्जिंग रोड्स होते हैं उसके ऊपर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आपका व्हाइल मूविंग यू कैन चार्ज योर सेल्फ और यू चार्ज योर कार। तो दिस इज अ बेस्ट थिंग कि अभी इन फ्यूचर शायद से हमें देखने को मिल सकता है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली ये इनिशियली बहुत इसका बजट हाई रहेगा, बट अगर फ्रीक्वेंट यूजर बढ़ जाएंगे तो उस टाइम पे ये बहुत अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी हो सकता है। सो दिस इज योर ऑन रोड चार्जिंग। इसके बाद आपका आता है दैट इज योर सिंपल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग बाय सोलर। तो अब अगर आप देखते हो तो जो लाइट ईयर करके कार आता है, तो ये लाइट ईयर करके कार है जो कि अपने रनिंग कंडीशन से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सोलर से जनरेट कर सकता है, बट इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल के ऊपर वर्क होता है। वी हैव दी वन सोलर पैनल, फ्रॉम द सोलर पैनल वी आर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, that electricity we are storing under the battery, from that a battery pack we are running our motor or we are propulating our motor, and from that okay we can drive the car. So this is a simple condition है, जब तक आपके पास सनलाइट है तब तक ये कार रन होते रहेगा। इट्स लाइट ईयर कार जो कि बहुत फेमस है, आप अगर इसको गूगल करोगे तो आपको इसको और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल सकती है।
देन नेक्स्ट वी हैव द बैटरी स्वैप टेक्नोलॉजी। ओके, ये टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली जो बेंगलोर है। मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी बहुत इजी है। नॉर्मली हमने देखा था कि प्रीवियसली अगर आपको चार्जिंग करना है तो रैपिड चार्जर या आप सबसे फास्ट चार्जर भी यूज करोगे तो मिनिमम 30 मिनट टाइम आपको वहाँ पे चार्जिंग के लिए रिक्वायर्ड है। बट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ये आपका कुछ मिनटों का काम हो चुका है। बेसिकली इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका जो व्हीकल होता है इसमें रिमूवेबल बैटरीज आप बिठा सकते हो। तो जब आपका बैटरी पैक कम हो जाएगा और आपका चार्जिंग खत्म होने का आता है, सो यू कैन विजिट द नियरेस्ट स्टेशन। वहां पे आपका बैटरी आप डायरेक्टली इस चार्जिंग या बैटरी स्वैप स्टेशन में डाल सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो फुल्ली चार्ज बैटरी रहेगा अगेन वो आप एक्सचेंज करते हुए आपके बाइक में फिर से रिटर्न डाल सकते हो। तो इसमें भी उन्होंने जो स्टेशंस बिल्डअप किए हैं, दिस आर दी स्मार्ट स्टेशंस। स्मार्ट स्टेशन इन द सेंस ऑफ यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप अगर आपका जो बैटरी है फुल्ली डिस्चार्ज होने तक आपको वेट करना है। सिंपली जैसे अगर मुझे पुणे में ट्रैवल करना है और वन बैटरी विल गिविंग मी रेंज ऑफ द 50 किलोमीटर, तो उसमें से मैंने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया है और मुझे 40 किलोमीटर ट्रैवल करना है। उस कंडीशन में मैं अगेन सेम बैटरी को लेके 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर तक रनिंग नहीं करूंगा, मुझे उसको स्वैप करना है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि आपने जो 20 किलोमीटर का बैटरी ऑलरेडी यूज किया है और उसके बाद जो रिमेनिंग 30 किलोमीटर का बैटरी है वो वैसे ही आपके बैटरी पैक में है। तो उस टाइम पे अगर आप जाके आपके बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के ऊपर उसको एक्सचेंज करोगे तो बैटरी स्वैप स्टेशन डायरेक्टली चेक करता है कि आपके बैटरी पैक में कितना एनर्जी और कितना करंट अभी तक बाकी है और रिमेनिंग करंट आपने कितना यूज किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको वहां पे बिलिंग दिया जाता है। मतलब जैसे कि आपका बैटरी पैक 60% अभी तक चार्ज है, तो जब आप 100% बैटरी पैक या 100% स्टेट ऑफ चार्ज वाला बैटरी लोगे तो उस कंडीशन में आपको पूरा 100% का पे करने का जरूरत नहीं है। यू विल पे ओनली दी 40%, मतलब जो ऊपर का जो आप ले रहे हो उतना ही आपको पे करना है। सो ये भी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। अगर ऐसे स्टेशन जगह जगह पे हम बनाएंगे तो उस कंडीशन में ये सबसे अफोर्डेबल रहेगा कि हर एक कोई इसमें इजीली बैटरी स्वैप कर सकता है। इसका एक वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह से इंडिया में इफेक्टिव है। एक्सन मोबिलिटी नाम का कंपनी है जो बेसिकली यहाँ पे बेंगलोर में ऑपरेट करता है। Hi, so what we have here today is the first global interoperable solution for all small vehicles. It works on two-wheelers, works on three-wheelers, e-rickshaws, e-autos, as well as small four-wheelers, which can use 1, 2 or 3 battery packs to give you a varied amount of range. The idea of separating the batteries away from vehicles could now enable electric vehicles to be actually cost neutral. And by having batteries you can swap in a minute or so, you've all of a sudden addressed complete range anxiety. By having multiple packs, we can now have a varied amount of range, a varied amount of performance, which means consumers today can pick and choose what kind of performance, what kind of range they want without having to pay any of the extra costs often associated with electric mobility. So now what we have is an e-rickshaw. As you know, there's over 500,000 of these running in India. They normally use lead acid batteries that are over 120 kilograms, and these batteries normally get die in around 8 to 9 months, and they have to be replaced, costing a user almost 25,000 rupees. Now, instead of that, we have one battery that's probably 13 kilograms, so it's over 100 kilograms lighter. It's now being inserted by him. It's closed on this area after he's authenticated it. The system then checks how much energy has been used and then automatically bills him on what's coming on the screen. And after that he's billed, a dock opens up to give him a new battery that he can put across. The whole process just takes a minute. Now, for an e-rickshaw driver who's driving around, he can do this a couple of times a day. If he has to work on a second shift, he can use another battery, which gives him even more range on this area. And the whole process is so simple, and the vehicle is almost 100 kilograms lighter, which means it has a lot less energy consumption per kilometer, which is very critical. So as you can see, while we were speaking, it's been less than a minute, and he's actually switched the battery, and he's on his way for getting some more revenue. And now the system also, as you mentioned, works on two-wheelers. And so now we have an electric two-wheeler coming here, right? Now over 18 million two-wheelers sold in India. There's no reason all these can't be electric. If these vehicles could cost the same and could have the same performance, it would make everyone in India move to going electric.
So again, we see him here. He's coming across the station. He's authenticating himself, which then opens up a dock. We have one battery inside there. We can also have two batteries for some applications where maybe delivery staff want longer ranges. The battery is inserted. It's closed up, and now it checks for how much energy is being used. It then figures out what the payment cycle is, and the whole process is digitally enabled. So there's gone away with cash, going away with all your credit cards and everything. Everything is highly automated on this area. So he's got 70% here on the utilization of energy that the screen shows you, and it's then ready to take the next system on this area once the payment is received. The dock's opened up, as you can see here. He's putting his battery in. Again, it's fairly easy to do this. It's fairly convenient on this area. He's closing that up, closing the dock, and he's on his way to head out. So, idea is that this infrastructure could now serve 18 to 20 million vehicles in India a year that are produced. The idea is to create one infrastructure for all forms of small transportation, right? Which really allows us to have a standardization across product platforms, allows us to work with multiple OEMs, allows us to work with multiple mobility solution providers, and really make India go electric in a much faster manner. अगेन आप देख सकते हो कि जैसे अशोक लेलैंड जैसे कंपनीज है, दे आर आल्सो डूइंग दिस टेक्नोलॉजी. दिस इज अ बैटरी स्वैप टेक्नोलॉजी. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आर्म होता है, एक ऑटोमेशन सिस्टम यहाँ पे उन्होंने जनरेट किया है. ये आर्म क्या करता है, आपके बैटरीज को यहाँ पे डायरेक्टली इनसाइड या डायरेक्टली इनसाइड से आउटसाइड निकालता है, और जो चार्ज बैटरी वो इनसाइड लगा देता है. यू कैन सी हेयर कि अब ये जो बैटरी है, इस आर्म ने इनसाइड बैटरी को यहाँ पे आउटसाइड में पुल किया है. इसी तरह से न्यू बैटरी को भी यहाँ पे पुश करते हुए लगा देता है. तो ये अगेन अशोक लेलैंड का प्रोजेक्ट है, जिसमें दे आर यूजिंग द बैटरी स्वैप टेक्नोलॉजी फॉर दी जो हमारे सिंपल जो लोकल बसेस होते हैं, या जो नॉर्मली जो पुणे की जैसे पीएमटी है वैसे टाइप में जो बसेस है, उसके लिए आप ये टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो. सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे डायरेक्टली डिस्कनेक्ट कर देता है, और यहाँ पे पूरी तरह से उसको मूव करके बाहर की तरफ चार्जिंग को लगा सकता है. So thank you all to attend this 10-day session. Basically इसका यूज आप फ्यूचर के लिए करो, बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 क्राइसिस ये अपॉर्चुनिटी आपको दिया है. नॉर्मली सिर्फ अगर आप ये कोर्स करने जाओगे तो इसका कॉस्ट बहुत हाई होता है, बिकॉज अभी मार्केट में ये कोर्सेज अवेलेबल नहीं है. और सबसे मेन चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपका स्किल अपग्रेड करते रहो. So this is the only the 10 days introduction. Actually ये जो कोर्स है, it's having the 6 month duration, जिसमें से मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू इसमें प्रोवाइड किया है. बट आई गेस तो ये ओवरव्यू भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा, जिससे कि आपको इसके बेसिक्स पता चल जाएंगे. And secondary, we are always here in CAD Center Vagoli, Chandan Nagar, Pune. You can call us directly. That is my number is a 5 51779, और यू कैन चेंज द लास्ट 3 digit, दैट इज 150. तो डायरेक्टली हमारे पास कॉल आ जाएगा. इवन यू कैन विजिट अवर सेंटर. अगर आपको कुछ डाउट्स है, आपको क्वेरीज है रिलेटेड टू 10 days प्रोग्राम, यू कैन विजिट अवर सेंटर, और आपके क्वेरीज हम फ्री में सॉल्व करेंगे. उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, या उसको आपको एक्स्ट्रा पे करने का जरूरत नहीं है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अभी देखो जो क्राइसिस आया है, उसके बाद मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जो जॉब्स के प्रॉब्लम्स है, उसको अगर आपको टैकल करना है, मेनली जो लास्ट ईयर और जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स है उनके लिए, तो आपको अभी आपके स्किल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे. एक्चुअली में ये कोर्स का मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा कि जो हम कैड सेंटर में वाघोली चंदन नगर में टीच कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली एक कोर्स आपका होता है 6 months का, जिसके अंदर आपका ईवी ओवरव्यू जो कि हमने अभी देखा है उसका जस्ट एक पार्ट है. देन उसके बाद बैटरी टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको पूरा बैटरी टेक्नोलॉजी टीच किया जाता है. देन वी हैव द मैटलैब सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप सिमुलेट कर सकते हो जो कि हमने बैटरी पैक बनाते हैं उसको आप वर्चुअली बना के उसमें सिमुलेशन कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो. देन वी हैव द कटिया सॉफ्टवेयर देयर. कटिया सॉफ्टवेयर में एग्जैक्टली आपके जो बैटरी पैक्स है उनके जो शेप्स होते हैं, दैट इज अ फ्लैट शेप और टी शेप में जो होते हैं, ये शेप्स उसमें किस तरह से आप बनाओगे उसका मॉडलिंग हम उसमें कर सकते हैं. देन अगेन उसमें जो BIW फिक्चर्स होते हैं या BIW आपके जो टेम्पलेट्स होते हैं वो कैसे बनाने हैं, ट्रिम्स जो प्लास्टिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे बनाने हैं, तो ये डोमेन के साथ आप यहाँ पे सीख सकते हो. तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है
आपके लिए, आपके स्किल अपग्रेड करने के लिए। साथ ही में इसमें आप पावर ट्रेन जैसे एडवांस टॉपिक भी आगे सीख सकते हो। बेसिकली देखो यहाँ पे आप जैसे व्हीकल डायनामिक्स से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हो, बाद में एग्जैक्टली कौन सा मोटर यूज करना है, कितने किलोवाट का मोटर यूज करना है, उससे हमें कितना बैटरी पैक रिक्वायर्ड रहेगा, ये सभी चीजें आप इसमें सीखते हो। और ये जो कोर्स है इसके साथ आपको प्रैक्टिकल्स भी दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल्स जैसे आप ई बाइसाइकिल बनाते हो, या आप 360 रेजर बाइक बनाते हो, ऐसे बहुत सारे, या आप सिंपल जो छोटे स्कूटर्स होते हैं वो बना सकते हो। तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल के साथ आपको इसमें ट्रेन किया जाता है। तो इसमें आपको जॉब असिस्टेंस भी कैड सेंटर प्रोवाइड कर रहा है। इट इज नॉट लाइक दैट कि वी आर ओनली सेइंग दिस थिंग्स, वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग। अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए जाते हो, सो दैट टाइम हमारे पास दो टाइप के टेक्निकल या आपके टेक्निकल जॉब सपोर्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है कि हम ग्लोबली सपोर्ट करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जो वैकेंसीज आ रहे हैं। और सेकेंडरी पर्सनली वी हैव दी और मार्केटिंग टीम्स, जिसमें आपको जो मार्केट्स में अभी जॉब ओपनिंग्स मिल रहे हैं उसके बारे में मार्केटिंग टीम्स रिसर्च करती है, और जो हमारा एचआर टीम है उनके पास रिपोर्ट करती है, जिससे कि एचआर जो कुछ जॉब क्रिएशन होते हैं और जो जॉब प्रोड्यूस होते हैं उसका डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए स्पेशली हम लेके आते हैं, जिसमें ये प्योरली डिजाइन रिलेटेड जॉब्स हम प्रेफर करते हैं। मेनली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ स्किल अपग्रेड करने में। और एक्चुअली अगर टेक्निकली देखा जाए, सो दे आर डूइंग दी ओनली पर्टिकुलर वन जॉब इन देयर लाइफ टाइम। जैसे कि आप पर्टिकुलर डोमेन सेलेक्ट करते हो, उसी डोमेन में आपको जॉब लग जाता है, बाद में आप उसी कंपनी में कोई स्किल अपग्रेड करते हो और उसी डोमेन को आप अपग्रेड करते हो, नेक्स्ट कंपनी में स्विच करते हो। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है। आप एक नहीं तो दो सॉफ्टवेयर जिसमें एक्सपर्ट बन सको, और एक्सपर्टी मिलने के बाद यू गेट द जॉब ऑल्सो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सपर्टी मिलना चाहिए। और इसमें भी आपके डोमेन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर अगर आप कटिया सॉफ्टवेयर सीखते हो, तो कटिया सॉफ्टवेयर में आपके पास बेसिक 6 वर्क बेंचेस होते हैं: स्केचर, पार्ट, असेंबली, सरफेस, शीट एंड ड्राफ्टिंग। एंड इन एवरी कैड सॉफ्टवेयर दिस 6 वर्क बेंचेस आर कॉमन। बट फिर अगर डोमेन की तरफ हम जाएंगे तो जैसे BIW आता है, या जिग्स एंड फिक्सचर्स है, या ट्रिम्स डोमेन है, तो ये आपके कोर फील्ड बन जाते हैं, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज जस्ट लाइक द टूल। आप उसको कैसे यूज करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो आउटपुट देगा। तो मेनली आपको ये डोमेन नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली अगर आप देखते हो जैसे मोल्ड है, तो मोल्ड कैसे बनाया जाएगा, उसमें कौन से कमांड हम यूज करेंगे, सिंकेज अलाउंस अकॉर्डिंग टू द मटेरियल कैसे सेट किया जाता है, उसके मैनुअल कैलकुलेशंस क्या होते हैं, वो इजेक्ट करने के लिए कितना टाइम जाता है। तो ये सब कुछ जो आपका होता है ये आपको कैलकुलेशंस करने आने चाहिए, और उसी बेसिस के ऊपर आपको मार्केट में जॉब अवेलेबल है। तो इसलिए 1 लाख 2 लाख आप स्पेंड मत कीजिए। आपके जो एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो आप आफ्टर द जॉब आप खुद के पैसे स्पेंड करो। बट अभी के लिए आप किसी भी टू सॉफ्टवेयर के लिए जाओ। मोस्टली एज अ बिजनेस मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट नॉर्मली सभी अगर आप देखोगे जो लोकल सेंटर्स होते हैं दे आर आस्किंग फॉर द 3 to 5 सॉफ्टवेयर मिनिमम। और उसमें भी वो जोड़ देते हैं कि नॉर्मली आप देखोगे सबसे बेस्ट थिंग कि जब आप किसी सेंटर में विजिट करने जाओगे तो वो बोलते हैं कि आप ऑटोकैड पहले करो एंड देन कटिया करो, बिकॉज ऑटोकैड बेसिक है और बाद में कटिया आपको एडवांस में देता है। तो उन सभी के लिए मेरा सिंपल एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था। तो अगर आप नॉर्मली गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा जो कटिया सॉफ्टवेयर है ये 1973 में लॉन्च हुआ था, और ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है ये 1982 में लॉन्च हुआ था। तो अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो कटिया का कोई भी डिपेंडेंसी ऑटोकैड के ऊपर नहीं है, सिर्फ वो बोला जाता है टू दी सेल मोर सॉफ्टवेयर। अगर ऐसा अगर आपके साथ हो तो समझ लेना कि अगला वाला बंदा आपसे सॉफ्टवेयर डायरेक्टली सेल कर रहा है। तो उस केस में थोड़ा अवॉइड करो उस केस को। आपके जो पैसे हैं जो आप मेहनत से, आपके पापा मम्मी के पैसे होते हैं, वो डायरेक्टली स्पेंड मत करो इमीडिएटली। गो फॉर द 2 to 3 सॉफ्टवेयर, और उसमें भी अगर डोमेन नॉलेज रहेगा तो बेस्ट रहेगा। अभी इस ऑनलाइन सेशन में आई गेस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट नंबर इज मोर देन 1000 स्टूडेंट्स आर कनेक्टिंग विद अस। तो इस केस में आप देख सकते हो कि अलग अलग पार्ट्स में आपको वहाँ पे कैड सेंटर्स अवेलेबल है, आप उधर भी विजिट करो। और उसमें सबसे मेन चीज आपको देखनी है कि कैड सेंटर भी रहेगा तो उसमें टीचिंग स्टाफ कौन सा है।
because most of centers don't have the, और जो उनके owners है, they don't have the technical backgrounds, they are sitting one particular position, और वो किसी hire करते हैं technical बंदे को, उसका technical knowledge वो check नहीं करते हैं, वो directly आता है YouTube से सीख के आपको सिखाता है। तो ये conditions मैंने देखी है जो other centers में है, जैसे local center वगैरह होते हैं वहाँ पे बहुत चीजें चलती है, तो उसको भी आपको avoid करना है। बेसिकली अगर आपको लर्न करना है तो पहले आप उसका एक्सपर्टी चेक करो, कितना नॉलेज है, उनको क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनसे डेमो ले लो। ये आपके सभी सिंपल टेक्निक से उधर से आप सिंपल उसको जज कर सकते हो कि एग्जैक्टली आप जिसको पैसे दे रहे हो वो आपको उतने पैसे का नॉलेज दे रहा है या नहीं दे रहा है। और साथ ही में मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं, वो भी आप चेक करते जाओ। उस लिंक्स में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है जो कैड सेंटर वाघोली और चंदन नगर के साथ कनेक्टेड है, सो दे विल सजेस्ट यू सम सॉल्यूशन फॉर द अपकमिंग क्राइसिस की वजह से जो इकोनॉमी में कैसे स्टेबलाइज होना है, इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। एंड ओके, नाउ आई एम स्पीक अबाउट द कैड सेंटर वाघोली चंदन नगर। सो वी आर प्रोवाइडिंग द ऑल मैकेनिकल कोर्सेस, दैट इज कटिया, एनएक्स कैड, क्रियो, सॉलिडवर्क्स, मैटलैब। Even in CA category, we are working with ANSYS CFD, ANSYS Workbench, HVAC. These are the courses we have. एंड कैम में अगर देखते हो एनएक्स कैम, डेल कैम, मास्टर कैम, ये सभी सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप करियर चूज करना चाहते हो तो कुछ यूनिक करियर के लिए जाओ, जैसे कि जो हमारे ट्रेडिशनल कटिया, इनएक्स कैड सॉफ्टवेयर से ये आपको कॉलेज डे में हेल्प करेंगे, बट जब आप जॉब के लिए जाओगे तो डोमेन नॉलेज उसमें आपको होना चाहिए। सो अगेन वी कैन प्रोवाइड द डोमेन नॉलेज ऑल्सो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अभी इस क्राइसिस के बाद आपको यही सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आपका स्किल अपग्रेड करे। अगेन वन मोर टाइम आई एम सेइंग कि यहाँ पे यूनिक कोर्सेज जो होते हैं लाइक HVAC, MEP, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस कोर्स में जहाँ पे स्टूडेंट का एक्सप्लोर कम है और कम स्टूडेंट वहां पे एक्सप्लोर करते हैं, वहीं पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अभी अवेलेबल है। तो उस कोर्स के लिए जाइए जिसका अपॉर्चुनिटी यार आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली मिल सके। बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये जो बेसिक कैड और सीए कोर्सेस है, एवरीवन डूइंग द सेम कोर्सेस अगेन एंड अगेन, सो गो फॉर द सम अपग्रेडेड कोर्सेस। HVAC MEP ये बहुत अच्छा करियर है, उसमें उसमें सैलरी भी अच्छा होता है। और फाइनली अगर प्रैक्टिकली बोला जाए तो आफ्टर द इंजीनियरिंग नो वन आस्क कि आपको कितना नॉलेज है, एवरीवन आस्क अबाउट द सैलरी कितना है। तो उस केस में सैलरी भी आपका अच्छा होना चाहिए और आपका जॉब भी सिक्योर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, जो ऑटोमोबाइल सबसे बेस्ट फील्ड है मैकेनिकल के लिए। देन सेकेंडरी अगर आप देखोगे तो जो HVAC और MEP जो फील्ड होता है, जो कि लग्जरियस सिस्टम के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं, वो कभी भी बंद नहीं होने वाला है, जो हायर क्लास के लिए होता है। तो उस सिस्टम में जॉब कीजिए। देन अगेन मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए एक और सजेशन मैं देना चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, like we are using the MSP and Primavera softwares, वो भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अ मैकेनिकल इंजीनियर। बिकॉज अभी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को मैकेनिकल इंजीनियर्स एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फुलफिल भी करने के लिए स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है और उसकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। तो वो भी आपके करियर के न्यू एक्सेप्ट हो सकते हैं। तो उस तरह से आप आपका करियर सिलेक्ट करते हो, थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सा उसको और चेक करते हुए आप उसमें डिसीजन ले सकते हो। और अगेन आप यू कैन विजिट द कैड सेंटर वाघोली चंदन नगर। अगर आपको एड्रेस चाहिए आप गूगल करो कैड सेंटर वाघोली को या चंदन नगर को, सेम आप मुझे कैड सेंटर वाघोली में भी मिल सकते हो डायरेक्टली। सो उधर आके मैं उधर ही बैठता हूँ। एंड सेकेंड थिंग, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, उससे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी मुझे कर सकते हो। सो अगर आपके पास कुछ क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली फोन करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो इट्स वेरी एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी अगर आप कुछ डाउट पूछोगे तो, बिकॉज मुझे लगेगा कि आपने कुछ एटलीस्ट इसमें वर्कआउट किया है। सो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। एंड अगेन डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस मैंने लिंक्स अपलोड किए हैं, उसको देखना मत भूलना। थैंक यू।